नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारी टॉप जीके की 118वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ये सीरीज आपके जीके के लिए, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग पैटर्न के आधार पर मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलते, एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जो नए नए फैक्ट आपके होते हैं, जो छोटे से छोटे पॉइंट होते हैं, वो भी आपके साथ साथ में क्लियर होते यहां पर रहते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहां है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसने विस्तार पूछा है तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी इन सभी राज्यों में यह पहाड़ी विस्तारित है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक राज्य का नाम पूछेगा तो आप तमिलनाडु का नाम यहां पर टिक करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी डोडा बेटा, इसका नाम याद करेंगे। जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई पेपर में पूछी जा सकती है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पेपर में आया था उत्तराखंड में कि जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ऊटी, ये किस राज्य में स्थित है। ऊटी आपके तमिलनाडु में आता है और ये इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। जो हमारे दो प्रसिद्ध घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उन दोनों घाटों के मिलन बिंदु पर भी कौन स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है। देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात में आपका गौहर मोती है, और सबसे पूर्वी बिंदु आपके अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसे हम किबुतु कहते हैं। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के ये जो पूरा अंतर आता है समय का, ये लगभग 2 घंटे का अंतर है। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है, सबसे बाद में कहां होता है। सबसे पहले अरुणाचल में होगा, सबसे बाद में गुजरात में होगा। कितने समय का अंतर होता है, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए अरुणाचल में सूर्य उदय सुबह 6 बजे हुआ, तो गुजरात में कितने बजे होगा, लगभग 2 घंटे बाद 8 बजे गुजरात में होगा। तो ये 2 घंटे का जो अंतर है किस कारण से आता है, ये आता है भारत के विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, जो कि काफी लंबा गैप है। इसी वजह से भारत में जो सबसे पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, इसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा वाला कथन सही है, चलिए यहां पर देखते हैं। पहला दिया है, त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आया है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो आपका त्रिपुरा है। पहला वाला सही है। दूसरा है, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। देखिए, सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, इधर से आपका नेपाल आता है, बीच में आपका यहां पर सिक्किम, और फिर इधर से आपका भूटान शुरू हो जाता है, और पीछे की साइड पूरा आपका तिब्बत है। तो सिक्किम आपके बीच में स्थित है, पीछे पूरा तिब्बत है, इधर को भूटान है, इधर को सिक्किम है, यानी 3 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। एक और क्वेश्चन इसी फैक्ट को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर पूछा गया था कि नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा भारतीय राज्य पड़ता है, तो सिक्किम पड़ता है। जैसे आप इस मैप में भी देख सकते हैं, नेपाल और भूटान के बीच में इन दोनों देशों को कौन सा राज्य अलग कर रहा है, सिक्किम अलग कर रहा है। इसी सिक्किम को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं जो भारत का
पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। अगर आप इस मैप में देखेंगे, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य आपके एक साइड को हैं, जिसमें आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, सारे हो गए। सिक्किम थोड़ा सा अलग की साइड है, नेपाल और भूटान में है। क्वेश्चन आता है, जो हमारे 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन 8 में से 7 ने एक ग्रुप बनाया है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। कौन सा राज्य है जो उन 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो जो राज्य थोड़ा सा दूर है, सिक्किम, वो इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था? 4 विद्रोह आपको दिए गए हैं। पहले विद्रोहों को लेकर क्वेश्चन बनते रहते थे पहले भी, लेकिन अब जैसा जब से नया पैटर्न आया है, एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाल देता है। पहले आपसे सिर्फ पूछा था रामोसी विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, गडकरी विद्रोह कहां हुआ। अब आपको चारों पता होंगे तो ही आप बता पाएंगे कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ। रामोसी विद्रोह की बात करते हैं, ये आपके 1822 में और 1826 के बीच में शुरू हुआ। ये चारों के चारों किसान विद्रोह हैं, कृषक विद्रोह हैं। ठीक है, गडकरी विद्रोह की बात करें, यह आपके 1844 में हुआ। रंगपुर विद्रोह आपके 1783 में शुरू हुआ और नील विद्रोह आपके 1857 की क्रांति के तुरंत बाद शुरू हुआ था। शुरुआत के 2 महाराष्ट्र में हुए, ये 2 आपके बंगाल में किए गए थे। तो सबसे बाद में कौन हुआ है? नील विद्रोह, और सबसे पहले हुआ है रंगपुर विद्रोह। आपसे सबसे पहले पूछा है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। लेकिन अब आपसे लड़ाइयों की डेट भी पूछे जाने लगी है, तो 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठों और अफगानों के बीच लड़ा गया था। अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली यहां पर नेतृत्व कर रहा था। मराठाओं का नेतृत्व यहां पर सदाशिव राव भाव के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक छोटे से कॉन्सेप्ट को यहां पर नोट करना, यहां पर नेतृत्व पूछा है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जब तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, उस समय पेशवा कौन थे, तो उस वक्त पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव थे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेतृत्व वहां पर सेनापति कौन था युद्ध में? वो थे सदाशिव राव। लेकिन पेशवा कौन थे उस समय? बालाजी बाजीराव उस समय मराठाओं के पेशवा थे। कई बार पेशवा का नाम पूछता है, कई बार सेनापति का नाम पूछा जाता है। ठीक है, जो बालाजी बाजीराव हैं, इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं के काल में हुआ था। क्वेश्चन आता है, किस पेशवा के काल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ मराठाओं का, उनके साम्राज्य का? बालाजी बाजीराव। ठीक है, इन्होंने बंगाल का जो नवाब था अलवर्दी खान, उसको 1751 में पराजित किया था। इनका जो टाइम पीरियड था पेशवा के बतौर 1740 से लेकर 1761 तक ये पेशवा रहे थे, पानीपत की लड़ाई तक। कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में पराजय से इनको काफी ज्यादा दुख हुआ और उसी की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई और फिर इनका निधन हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय में जो बालाजी बाजीराव हैं, मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के ऊपर पूरे टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो मराठाओं की संधियां हुई अंग्रेजों के साथ, पेशवा पद को खत्म किया गया, आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए, सबको हमने डिटेल में टॉपिक वाइज 1 लाइनर वाले वीडियो में कवर किया था। आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। और किसको कहा है? इन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा था। ऑप्शन डी यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात करें, इनके बचपन का नाम पेपर में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था और इन्हीं के नाम पर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, जो अमेरिका में है, धर्म सम्मेलन जब वहां पर हुआ, कब भाग लिया था? 1893 में धर्म संसद में भाग लेने के लिए वे शिकागो भी गए थे।
स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस नाम से है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। क्वेश्चन पेपर में आया है कि लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? इन्हीं के भाषणों का संकलन है, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो नदियों का अपरदन जब समुद्र तट के नजदीक होता है, उस वजह से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन मैदानों को क्या कहते हैं? उन मैदानों को समप्राय मैदान कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नदियों का अपरदन जब समुद्र के तल के नजदीक होता है, उसकी वजह से जो मैदान बनते हैं उनको समप्राय मैदान कहते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए जो हमारे चूने वाले प्रदेश होते हैं, जहां पर चूना ज्यादा पाया जाता है, वहां पर जो मैदान बनते हैं अपरदन के कारण, उन मैदानों को क्रस्ट मैदान कहा जाता है। ठीक है, और हवा के अपरदन से जो मैदान बनते हैं उनको लोयस मैदान कहा जाता है। तो ये वाला पूछा गया है, हो सकता है अगली बार इन दोनों के बारे में पूछ ले। नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाएंगे, तिब्बत के पठार को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनमें से किसे विश्व की छत कहा जाता है? दुनिया की छत किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। अब सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? अब ये पेपरों में आने लगी है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ये 4500 मीटर है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत के पठार के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू है, पठार है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक करने की मांग करी गई थी? कांग्रेस के अधिवेशनों को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाने लगे हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, और इसी अधिवेशन में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें क्या मांग करी गई? क्योंकि पहला अधिवेशन है तो क्या मांग यहां पर करी गई थी? यहां पर जो भारत परिषद बनाई गई थी 1857 की क्रांति के बाद, उसे खत्म करने की मांग इस अधिवेशन में करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइसरॉय लिटन द्वारा किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? अग्रगामी नीति यानी फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण इसने किया, एक आक्रामक नीति का इसने पालन किया। किस युद्ध के संदर्भ में इसने किया था? दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के संदर्भ में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम बात करते हैं, यह आपके 1878 से लेकर 1880 के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध में लिटन उस समय भारत का वाइसरॉय था और इसने फॉरवर्ड पॉलिसी को यहां पर अपनाया। नेक्स्ट है, महाकवि भारवी जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? ये वाली रचना बहुत बार पेपर में आई है। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। ये भारवी पल्लव शासकों के राज दरबारी थे, पल्लव शासकों के दरबार में रहते थे और पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु है और इन्हीं के दरबार में रहते थे महाकवि भारवी। तो इसको आपने याद करना है। जब हमने दिल्ली सल्तनत के दौरान दक्षिण के जो प्रमुख वंश हैं उनके बारे में बात करी थी तो पल्लव वंश के बारे में डिटेल में जाना था। पल्लव वंश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे 2 बार एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। मतविलास प्रहसन किसकी रचना है? तो वो जो रचना है मतविलास प्रहसन इसी वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है, जो इन्हीं सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी थे। तो काफी इंपॉर्टेंट वंश है, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो हमारी क्लासेस हैं मध्यकालीन इतिहास, वहां से आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो जो घटनाएं थी, जो जो दक्षिण भारत के वंश थे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, आपके चोल साम्राज्य के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, पल्लवों के बारे में, सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा है। तो भारवी किसके दरबारी कवि थे? सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। इनके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है मतविलास प्रहसन, जो 2 बार पेपर में हाल ही में पूछी गई है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित अशोक के शिलालेख और उनमें उल्लेख विषय के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको अशोक के शिलालेखों का नंबर दिया गया है और दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं, तो आपने बताना है कौन किसके साथ सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। अशोक के पहले शिलालेख में क्या पशु बलि की निंदा करी गई है? तो पहला वाला पॉइंट आपका सही है, पहले शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा करी है। अशोक के चौथे शिलालेख में भैरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा करी गई है, यानी युद्ध नीति की जगह धर्म नीति की उसने घोषणा करी है, तो ये आपका सही पॉइंट हो जाएगा। पांचवें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या करी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो अशोक का पांचवा शिलालेख है उसमें अशोक ने धर्म के लिए जो महामात्र नियुक्त किए थे उनके बारे में बताया है। तो अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति करी थी, उनकी जानकारी कहां से मिलती है? पांचवें शिलालेख से। धम्म की व्याख्या अशोक के 11वें शिलालेख में मिलती है। तो इसका क्रम याद करेंगे कि पांचवा गलत है, पांचवें में क्या है? हमने देखा महामात्रों की नियुक्ति। जो धम्म की व्याख्या है वो 11वें में करी गई है। तो धम्म को अपनाओ वो कहा गया है चौथे शिलालेख में, अपनाने के लिए महामात्रों को नियुक्त किया है 5वें शिलालेख में, और धम्म की व्याख्या करी है 11वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख तो सभी जानते हैं कलिंग युद्ध से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है कि अशोक ने जो अशोक की यात्राएं थी, धार्मिक यात्राएं, उनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 7वें और 8वें 2 शिलालेखों में मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहां मिलता है? पहला क्वेश्चन तो यह हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है इसमें हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? गायत्री मंत्र रचित किया था विश्वामित्र ने, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से एक बार बना था एग्जाम में कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं, तो उसका आंसर भी आयोग के द्वारा विश्वामित्र को ही माना गया तीसरे मंडल के रचयिता के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है? तो कौन सा यहां पर नवपाषाण काल से है? देखिए, भीमबेटका के गुफा चित्र आपके नवपाषाण काल के, पशुपालन का प्रारंभ आपके मध्य पाषाण काल में हुआ था, मानव द्वारा आग का प्रयोग और पहिए का प्रयोग ये भी आपके नवपाषाण काल के हैं, यानी 1, 3, 4 आपके नवपाषाण काल के हैं, और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने पशुपालन कब शुरू किया, आग का प्रयोग पहली बार कब किया, पहिए की खोज कब करी? तो पहले अलग अलग आते थे, अब आपको उसने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक ही में डालकर वो देता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो विधानसभा विधान परिषद के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं विधान परिषद को लेकर के, चलिए देखते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहला पॉइंट ही आपका गलत है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं। विधान परिषद भी सेम राज्यसभा के जैसे है, बस राज्यसभा इसमें यह फर्क है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, विधान परिषद का जो सभापति होगा वो इसी सदन का मेंबर होता है। दूसरा डिफरेंस यह है, राज्यसभा ना भंग होती है न समाप्त होती है। विधान परिषद भंग नहीं होती, लेकिन इसको आप खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसी को अगर हम कर दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, वो गलत हो जाएगा। राज्यसभा का नहीं होता, वो स्थायी सदन है, लगातार चलता रहेगा। राज्यसभा सदस्यों का होता है 6 साल, तो वही चीज है। तो ये आपका ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। कई बार एग्जाम का जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, हम सीधा 6 वर्ष देखते और देखते नहीं है कि विधान परिषद का पूछा है या उसके सदस्यों का पूछा है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यह आपका पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। एग्जाम में ध्यान से देखिएगा कि विधान परिषद के सदस्य का पूछा है या विधान परिषद का पूछा है, ठीक है। बाकी आपके सही है कि यह स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करते हैं, यह भी सही है। और सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका क्या मतलब है? जब हमने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में बात करी थी, वहां पर हमने दोनों में अंतर भी देखा था कि जो हमारे डीपीएसपी हैं और मौलिक अधिकार हैं, यानी जो भाग 3 है और भाग 4 है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर यह था कि मूल अधिकार हमारे वाद योग्य हैं और डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब यह है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आपको आपके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो आप उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और डीपीएसपी से अगर आपको, जैसे डीपीएसपी में आपके 36 से लेकर 51 आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ बात कही गई है। डीपीएसपी राज्य के ऊपर डिपेंड है, सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने संसाधनों के अनुसार वो व्यवस्था आपके लिए करेगी। तो डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद करना है। मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको लागू करवा सकते हैं। डीपीएसपी को आप नहीं करवा सकते। डीपीएसपी जब राज्य की मर्जी होगी, जब राज्य के पास संसाधन होंगे, तो ही आपको दिया जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके आर्टिकल 44 में आता है, यानी डीपीएसपी का पार्ट है। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये इसको लागू कीजिए। ये लागू तभी होगा जब कानून बनाया जाएगा, जब सरकार को इसको बनाने की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल 21 हो गया या आर्टिकल 19 हो गया, 21 में आपके जीवन का अधिकार हो गया, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, आपकी इस आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इस आर्टिकल मेरे को इससे वंचित किया जा रहा है। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है, वाद योग्य और वाद न योग्य, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किया जाता था? तो मौर्य काल में राजस्व एकत्रित कौन करता था और टैक्स डिसाइड करने का भी अधिकारी कौन होता था? दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, समहर्ता जिसको कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो प्रादेशिक होता था मौर्य काल में, यह प्रांतीय गवर्नर होता था, यानी प्रांतों का प्रमुख होता था। अंतपाल की बात करें तो यह आपका सीमा रक्षक होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? स्कूलों में आप जानते हैं मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जाता है, 1995 में इसकी शुरुआत होती है। किस आर्टिकल से प्रेरणा ली गई है या किस आर्टिकल के आधार पर, जहां पे इसके बारे में लिखा गया है कि इसको चलाया जाना चाहिए या इस टाइप की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, तो इसका प्रेरणा स्रोत है आपका आर्टिकल 47। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को और ऊपर उठाने में मदद करेगा, चाहे वो पोषण की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, और उनके लिए जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको प्रतिबंध करने का भी काम करेगा। तो पोषण की बात कही गई है, जीवन स्तर की बात कही गई है, स्वास्थ्य की बात कही गई है, उसी से प्रेरित है आपकी मिड डे मील कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्रीय राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर हमने हाल ही में 3 क्लासेस कवर करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल सीरीज में, जिसमें हमने देखा था कि हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 11, इसको ध्यान रखना था। भाग 11 के 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है वो 245 से लेकर 255 तक है, और दूसरा अध्याय जो है आपका वो 256 से लेकर 263 तक है। दोनों इसी में है, भाग 11 के अंतर है। 245 से लेकर 55 तक केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में बात करी गई है, और 256 से लेकर 63 के बीच में प्रशासनिक संबंध की बात करी गई है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। विधायी पूछा है तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वनस्पति के कौन से प्रकार पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं? देखिए, पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं और इसकी पूर्वी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, देखिए ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। मान लीजिए यहां पर आपका पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर का इलाका जो ये पश्चिमी ढाल है, यहां पर तो सदारहित वन पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश यहां पर होती है, तो यहां पर सदारहित वन। लेकिन जो पूर्वी ढाल है, यहां पर आपको वो वाले वन मिलेंगे जो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे है। भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वही वन आपको पूर्वी ढाल पर भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत में वनों के प्रकार कौन से वन हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कटीले वन, मैंग्रोव वन, आपके पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन,
इनके बारे में मैप के माध्यम से वनस्पति वाले वीडियो में डिटेल में बात करी थी। प्लेलिस्ट से आप उसे भी कवर कर सकते हैं अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें कमजोर है या आपने उसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इनको पूरी डिटेल के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और 20 में से आपके कितने मार्क्स सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।